जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में भोपाल बनी विजेता। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, खरीदी केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल धान पर छाया संकट। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का मनाया गया 355वां प्रकाश पर्व। लालबरा में कोविड वैक्सीनेशन ने खोली स्कूल में दर्ज संख्या और उपस्थिति की पोल, 20% बच्चे नहीं आ रहे स्कूल। रबी पर छाया खाद का संकट, 2 महीनों से सोसाइटियों में नहीं खाद, दोगुने दाम पर खाद को लेने के लिए मजबूर किसान। जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी अधिकारी, सीईओ को हटाने के लिए माननीय को सौंपा ज्ञापन। शहर मुख्यालय से वन परिक्षेत्र लगा होने के कारण अब वन्य प्राणी शहरी क्षेत्र में भी आने लगे हैं। रविवार की सुबह नगर के वार्ड नंबर 33 गायकुरी के आवासीय टोला में एक वन्य प्राणी चीतल घायल अवस्था में मंदिर के पास देखा गया, जिसकी सूचना वहां के लोगों के द्वारा तत्काल ही वन विभाग को दी गई। कुछ देर में ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच ही गया। चीतल के संबंध में जानकारी लेने के पश्चात चीतल को लेकर कार्यालय में पहुंचे, जहां उनके द्वारा घायल वन्य प्राणी का प्राथमिक उपचार करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि चीतल दौड़ने के दौरान किसी दीवार से टकरा गया, जिसके कारण वह घायल हो गया। एक गायपुरी वार्ड नंबर 33 आवास टोला दूरभाष इस पर सूचना दी गई थी सुबह 6 बजे करीब कि घायल अवस्था में पड़ी। कहाँ से आ गया था और कैसे? वन क्षेत्र लगा हुआ है बालाघाट भाग बीट रोड। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी प्राथमिक उपचार इसका डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 6 जनवरी से आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को फाइनल मैच के साथ ही समापन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता का फाइनल भोपाल के नाम रहा। प्रतियोगिता के समापन और पारितोषिक वितरण से पूर्व सागर और आरसीसी भोपाल के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस रोमांचपूर्ण मुकाबले में सागर को हराकर भोपाल ने राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। आपको बताया कि इसके पूर्व खेले गए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल मैच में अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में सागर और आरसीसी भोपाल पहुंची थी, जहां फाइनल मैच के बाद प्रतियोगिता समापन की घोषणा की गई। प्रतियोगिता के समापन पर सभी अतिथियों के हस्ते विजेता और उप विजेता टीम को विजेता और ट्रॉफी सहित खिलाड़ियों को मैच के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण के समापन पर जीत और खेल की खुशी पर खिलाड़ियों ने जिला बालाघाट के लोकगीत पर जमकर ठुमके भी लगाए। मुकाबला इतिहास में दर्ज होगा। भोपाल और सागर जिला और बालाघाट के मानचित्र पे एक नई दस्तक है खेलों की। सम्माननीय गौरीशंकर बिसेन साहब, सम्माननीय कांवरे साहब जैसा नेतृत्व बढ़ा दिखा होगा इस समय की कमान लेकर में आगे बढ़ाते हुए जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष और जिला मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है, उनसे अनुरोध बैच लगाने की कृपा करें। बिल्कुल हमारे अतिथि आएंगे 7:30 बजे के आसपास। हमारे विश्वासन में जैसा संकेत दिए बोनस बड़ा है 3 पे। बहुत बधाई देता हूँ। मैं जब खेल को देख रहा था, कुछ देर तक लग रहा था कि सागर की टीम जीत जाएगी, लेकिन भोपाल की टीम ने वो प्रदर्शन किया। अपने खेल को अपने अनुशासन में रखा और अपने प्रदर्शन पर, अपने लक्ष्य पर उन्होंने ध्यान दिया और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए पूरी ताकत, पूरी मेहनत उन्होंने लगाई
और उस लक्ष्य की प्राप्त करते हुए आज वो विजेता टीम के रूप में यहाँ पर आप सबको के सामने उन्होंने खेल का प्रदर्शन किया। इसलिए विजेता टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दीक्षित जी लंबे समय से यहाँ पर कबड्डी के प्रति उनका भाव रहता है और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार के पास में भी हमारे एकेडमी के लिए आप प्रस्ताव रखें, बात करें, ताकि कबड्डी को हमारी जो खेल है उस खेल को भी इस मध्य प्रदेश में एक अलग स्थान मिल सके। मैं दीक्षित जी आपकी भावना। कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने के बाद प्रशासन के द्वारा मास चेकिंग कार्रवाई रोजाना ही की जा रही है। सभी लोग इस कार्रवाई को जायज भी बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस लगातार सामने आते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना को रोकने और सावधानी के लिए मास्क पहनना बहुत ही जरूरी बताया जा रहा है। प्रशासनिक अमले के द्वारा मास चेकिंग शाम के समय की जा रही है, इसे नाकाफी बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि मास चेकिंग सुबह 11 बजे से प्रारंभ होनी चाहिए, जो शाम के 7 बजे तक जारी रहे, तथा यह कार्रवाई सिर्फ 1-2 चौराहों में नहीं बल्कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों में किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो और मास्क को सभी लोग अपने इस्तेमाल में लाए। हमारी कैसी कार्रवाई होगी? कुछ नहीं, कैमरे में दिख रहे कहते हो तुम लोग, क्या दिख रहे थे? कह नहीं सकते सर, हम नहीं थे। 100 रुपए थे, 50 का डालूंगा, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक, फिर किसी से लेना पड़ेगा। ये सुबह उससे होना चाहिए ना जी। हाँ, लोगों को जानकारी मिलना चाहिए। मास्क की कार्रवाई को देखते हुए लोगों ने इसे वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जायज ठहराया, लेकिन सभी का कहना यही रहा कि इस कार्रवाई को औपचारिकता के रूप में न की जाए। ये कार्रवाई चल रही है, ओमिक्रॉन अभी देखने में आया है। जैसे हमने कोरोना की पहली लहर देखे, दूसरी लहर देखे, जिसमें हमने काफी अपनों को खोए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात बरतते हुए मास्क को लेकर जो पुलिस प्रशासन और नगर पालिका जो सहज कार्रवाई की जा रही है, ये उचित है, जिससे काफी हद तक नियंत्रित रहेगा। देखिए, 2 घंटे में कंट्रोल हो सकता है, बस ये है कि लोगों में हो की जागरूकता। अगर कहते ना कि सेल्फ डिफेंस इज द फाइनल डिफेंस, मैं खुद की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अगर मैं अपनी सुरक्षा कर लूं तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे आके छू जाए। 2 घंटे में कंट्रोल हो सकता है। ये तो इनकी प्रोसीजर जो है कि राजस्व विभाग जो है कि हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए और लोगों को एक जागरूकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि डर होना चाहिए। ये जो कार्रवाई शाम से जो कर रहे हैं, ये मतलब मेरे अनुमान से ये गलत है। ये कार्रवाई होना चाहिए कम से कम। शहर शुरू होता है 11 बजे से, 11 से शाम के 7 बजे तक मास्क चेकिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो इसलिए होना चाहिए ताकि अब जैसे लॉकडाउन की अगर से लोग मास्क का उपयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो और सावधानी कोरोना वायरस से के बीमारी को देखते हुए अगर से सावधानी नहीं बरतेंगे तो इससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ेंगी। फिर लॉकडाउन की स्थितियां होती है, लॉकडाउन में बहुत से लोगों का मतलब जीवन यापन खराब हो जाता है, कई महंगाई भी बढ़ जाती है। और मेरा कथन ये आएगा इस मामले में कि 11 से शाम के 7 बजे तक होना चाहिए चेकिंग, और हर चौकों पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काली पुतली चौक पर हो रही है, ऐसा नहीं कि हनुमान चौक पर हो रही है। क्या ये मान के चलिए जैसे कि अंबेडकर चौक पर होना चाहिए, तो वहाँ के गांव देहात के जो आने वाले लोग हैं वो शहर के अंदर घुसे तो मास्क लगा करके घुसे। नहीं, इसे मास्क तो सर जरूरी है, मास्क जरूर है। कि मतलब 2 साल से मास्क बिना कोई नहीं जी सकते। और ये चीज है जो धूल मिट्टी कुछ भी हो आने वाले के हैं, वो इस मास्क से ही रोक सकते हैं भैया। इस लेबर कोई चले नहीं। और जो लोग गलत ठहरा है, मास्क बिना नहीं गुजर सकता, मास्क में बीमारी आ रहे, वो लोग बेवकूफी कर रहे हो। मेरे को ये कहना है सर, चाहे शाम को हो चाहे सुबह हो, लेकिन मेरे को ख्याल से सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मास्क की परिधान चलाना चाहिए। क्यों बताइए, बीमारी है। कोई जैसे पार्ट खराब होता है तो कोई किसी को क्या के नहीं आते, और जब शरीर खराब होता है तो कोई किसी के साथ नहीं मिलते। तो जान अपने ही हाथ में है भैया।
अगर मास है तो सब कुछ ठीक है। नगर के उत्कर्ष विद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जो उत्कर्ष विद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीचंद मानोटकर के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। सेमिनार के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य श्री मानवटकर सहित अन्य वक्ताओं ने बताया कि नई शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है तथा इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है। नई शिक्षा नीति को नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक 5 खंडों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके आधार पर शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। यह स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 का ढांचा है। ये शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों में नैतिकता लाना, समाज के प्रति उनका दायित्व तय करना और शिक्षा ऐसी हो जो रोजगारमुखी हो, जिससे बच्चों को रोजगार मिले। उसी के तहत अभी हमारे विद्यालय में आईटी सेक्टर का भी कोर्स शुरू हुआ है। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जो 8वीं पास हैं और कहीं अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमारे विद्यालय में शासन ने आईटी सेक्टर का भी कोर्स शुरू किया है 6 महीने का। और जो नई शिक्षा नीति में भी बताया गया है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो व्यवसाय से जुड़े। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में एसएमडीसी सदस्यों का प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन रविवार को जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के निकट स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बूढ़ी में किया गया। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य व समस्त स्टाफ सहित एसएमडीसी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला में यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ किया जाएगा। इस एसएमडीसी की अध्यक्ष पदेन श्री प्रिंसिपल मैडम श्रीमती वानखेड़े मैडम से हम निवेदन करते हैं, साथ में जिले मैडम भी, कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। हट्टा थाना के अंतर्गत गोंदिया रोड ग्राम साल्टिका चौक के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में टवेरा अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में टवेरा में सवार टवेरा चालक सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी घायल सिवनी जिले के रहने वाले। 9 जनवरी को करीब 2 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब सभी लोग ग्राम बेहरई बरघाट जिला सिवनी से सगाई की बारात में खुर्सीपार गोंदिया जा रहे थे। दुर्घटना में अत्यधिक चोट लगने से 5 घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जनवरी को नितेश हरिणखेड़े ग्राम बेहरई बरघाट निवासी की सगाई की बारात टवेरा बोलेरो और एक अन्य वाहन से ग्राम खुर्सीपार गोंदिया जाने निकली थी। टवेरा में 9 से 10 बाराती बैठे हुए थे। करीब 2 बजे जब तीनों वाहनों में यह बारात बालाघाट से रजेगांव की ओर जा रही थी, तभी गोंदिया रोड ग्राम सालेटेका चौक के पास टवेरा के सामने एक अचानक मोटरसाइकिल सवार आ गया। उसे बचाने के चक्कर में टवेरा चालक से अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई। इस दुर्घटना में 7 बारातियों को चोटें आई है। अत्यधिक चोट लगने से घायल बारातियों को बोलेरो वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट में लाया जा रहा था, किंतु बोलेरो वाहन रास्ते में खराब होने से सभी घायलों को ऑटो से जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से कुछ घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। घायल बारातियों में उमेंद्र सिंह पिता मूलचंद हरिणखेड़े 70 वर्ष ग्राम घिसी बरघाट, जनार्दन हरिणखेड़े उम्र 65 वर्ष ग्राम बेहरई बरघाट, राकेश ब्रह्मे उम्र 35 वर्ष ग्राम बेहरई बरघाट, कपिल हनुवत ग्राम घिसी बरघाट और टवेरा चालक राहुल परासर उम्र 25 वर्ष ग्राम बेहरई बरघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पहाड़ी राज्यों के क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही आर्द्रता भरी हवाओं ने जिले का एक बार फिर मौसम बदलकर रख दिया है। जहां पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश देखी गई। वहीं शीतलहर के साथ पूरा दिन मौसम ढका रहा। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी गई। रविवार को दिन भर शीतलहर चलती रही, जो अब भी जारी है। मौसम में आए अचानक बदलाव के बीच मौसम विभाग ने रविवार को नगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, तो वहीं नगर का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आपको बताएं कि वर्ष 2022 में रविवार का दिन साल की पहली बारिश का दिन रहा। साल के शुरुआत में ही वहीं पहली बार न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक गिरा रहा। उधर मौसम विभाग ने 12 जनवरी तक मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने और जिले भर में हल्की बारिश के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरी में नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस की एक महिला और उसकी दोनों बेटियों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया।
घायल महिला पार्वती बाई पति मुलाम चंद्र गए 30 वर्ष ग्राम पाथरी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस महिला की दोनों बेटी किरण 19 वर्ष और ज्योति 16 वर्ष को इस घटना में मामूली चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जनवरी को 2 बजे करीब पार्वती बाई अपनी दोनों बेटी किरण और ज्योति के साथ घर के पीछे काम कर रही थी। पति घर के सामने खेत खलियान में था, तभी पड़ोसी जीवन उइके आया और उस समय वह शराब के नशे में था और पार्वती बाई से मकान बनाने के नाम पर विवाद करते हुए पार्वती बाई को डंडे से मारपीट करने लगा। बीच बचाव करने उसकी दोनों बेटी किरण और ज्योति भी आई तो जीवन उइके ने उन्हें भी मारपीट कर दिया। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर अस्पताल पुलिस चौकी के द्वारा मामला दर्ज कर संबंधित थाने को रिपोर्ट भेज दी गई है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा बालाघाट के द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बताया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर कार्यक्रम 5 जनवरी से प्रारंभ हो गए थे। वहीं रविवार को सुबह 8 बजे से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। सुबह 8 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी की संपूर्णता की गई तथा सुबह 10 बजे से दोपहर तक सात संगत द्वारा शब्द कीर्तन किया गया। यहां अमृतसर से पहुंचे रागी जत्था द्वारा शब्द कीर्तन शब्द ज्ञान कर संगत को निहाल किया गया। साथ ही गुरुद्वारा में लंगर की अटूट सेवा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने महाप्रसाद के रूप में लंगर ग्रहण किया। इसके संबंध में चर्चा करने पर गुरुद्वारा सिंह सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि आज उस महान शख्सियत का प्रकाश पर्व है जिन्होंने धर्म की रक्षा की खातिर अपना पूरे परिवार को न्यौछावर किया था। उनका जन्म दिवस बालाघाट की समस्त साध संगत द्वारा मिलजुल कर मनाया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से शाम तक गुरुद्वारा में विविध कार्यक्रम किए गए। वहीं रात्रि में कार्यक्रम शानो शौकत के साथ किया जाएगा। रात्रि 12 बजे हमारे गुरु का जन्म हुआ था, इसलिए रात्रि में शब्द ज्ञान होगा तथा रात में ठीक 12 बजे गुरु ग्रंथ के ऊपर फूलों की वर्षा कर गुरु का जन्म दिवस मनाया जाएगा। विनती है आप जी भी आ जान, आप जी गुरु करने वास्ते हरसा वान खड़े बच्चे हरसा वान खड़े आप जी भी आ जान। समय वोट देना है, बच्चियों का भी सम्मान करना है। लोक संगीत प्रतियोगिता जो भोपाल में जी एक और ना आया है, सामने में कोई बढ़िया है।